Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to continue with the part 2 of the rise of nationalism in Europe. The topic that we will cover today is the making of nationalism in Europe. So, in the mid 18th century there were no nation states in Europe. यूरोप में कोई नेशन स्टेट्स नहीं थे. जो यूरोप के डिफरेंट एरियाज़ थे उनको ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज रूल किया करती थी. लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, अलग अलग डायलेक्ट्स बोलते थे, उनका रहने का तरीका अलग था, वे ऑफ लिविंग बिल्कुल डिफरेंट था, उनमें बहुत सारी डाइवर्सिटी थी, वो किसी भी तरीके से यूनाइटेड नहीं थे. अब इस तरह का एक एग्जांपल है हैब्सबर्ग एम्पायर. जो हैब्सबर्ग एम्पायर था उसमें डिफरेंट रीजन्स आया करते थे, जैसे कि ऑस्ट्रियन रीजन, टायरल रीजन, बोहेमिया रीजन. तो वहाँ पे सबकी अलग अलग लैंग्वेजेस थी, सबका अलग अलग वे ऑफ लिविंग था, उनमें भी डाइवर्सिटी थी बहुत सारी, उनका कल्चर बिल्कुल सेम नहीं था. तो इस तरह की पूरी जो डाइवर्सिटी थी वो हमें यूरोप में देखने को मिलती थी इन द मिड 18th सेंचुरी. तो एट दैट सेम टाइम वी हैव द डिवीजन इन द सोसाइटी दैट वाज द एरिस्टोक्रेसी एंड द वर्किंग क्लास. तो जो हमारी सोसाइटी के रिच पीपल आया करते थे वो आते थे एरिस्टोक्रेसी में, और जो वर्किंग क्लास थी जैसे कि मिडिल क्लास लोग जो हो गए, पीजेंट्स हो गए, लेबरर्स हो गए, वो सब आया करते थे वर्किंग पॉपुलेशन में. अब जो एरिस्टोक्रेसी थी वो पॉपुलेशन में तो कम थी लेकिन उनके पास पावर ज़्यादा थी. जो वर्किंग क्लास थी उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी लेकिन उनके पास पावर बिल्कुल भी, या ये कहें बहुत कम पावर थी उनके पास. नाउ वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी. एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, दे वर लेस इन नंबर बट दे हैड मोर ऑफ पावर. उनके पास लैंड हुआ करता था, एस्टेट्स ओन किया करते थे वो. उनका वे ऑफ लिविंग जो था वो कॉमन था, मतलब एक जो रईसी वाला तरीका होता है वो उनको यूनाइट करके रखता था. उनका रहने का तरीका एकदम सेम था, एक जैसा था. जो फैमिलीज़ थी उनकी देवर कनेक्टेड विद द टाइज ऑफ मैरिज. मतलब किसी एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली का रिश्ता दूसरे एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से हो गया, इस तरह से दो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ जो हैं वो यूनाइट हो गई, तो देवर यूनाइटेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज. Now, in this same period, the middle class emerged out of all this. In the Western and Central Europe, industries of growth took place. Industries की growth हुई तो towns की growth हुई, लोग वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रहने आए, और इससे growth हुई हमारी न्यू वर्किंग क्लास की, या ये कहें न्यू मिडिल क्लास की. अब इस वर्किंग क्लास में आता कौन कौन था? हमारी वर्किंग पॉपुलेशन, हमारे पीजेंट्स, लेबरर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स एंड अदर पीपल. These people came up with two different ideas. ये अपने साथ दो आइडियाज़ लेकर आए, एक नेशनल यूनिटी का आइडिया और एक एरिस्टोक्रेसी के एबॉलिशन का आइडिया. मतलब हमें ये जो एरिस्टोक्रेसी का वो है ना डिवीजन, हायरार्की जो है कि लोग रिच हैं तो वो ज़्यादा वैल्यू होगी उनकी सोसाइटी में, उनके पास ज़्यादा पावर होगी, ये जो है वो नहीं चाहते थे. वो इसका एबॉलिशन चाहते थे, इससे दूर रहना चाहते थे, इसको सोसाइटी से हटाना चाहते थे. और वो चाहते थे कि सब लोग जो है वो यूनाइटेड होकर रहें, not only in Europe, throughout the world. Now you will listen a different word, that is a liberalism. Now what does liberalism means? Liberalism means different things in the different spheres. Liberalism का main मतलब freedom. अब अगर social sphere की बात करें तो वहाँ पे liberalism का मतलब है कि सबके लिए freedom है, सबके लिए equality हो, कोई भी division ना हो, कोई भी differences ना हो. अगर political sphere की बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, मतलब लोगों के हिसाब से गवर्नमेंट चूज़ करी जाए, एक ऐसी गवर्नमेंट आए, एक ऐसा रूलिंग सिस्टम आए जो लोगों को रूल करे, उनके अकॉर्डिंग रूल करे और मतलब उनको फ्रीडम दिलाए. इकोनॉमिकल स्फेयर की बात करें वहाँ पे फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड अबॉलिशन ऑफ स्टेट रिस्ट्रिक्शंस, मतलब ट्रेड बैरियर्स ना हो, लोगों को जगह जगह टैक्स ना देना पड़े, एक जगह से गुड्स एंड सर्विसेज दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करने में उनको फ्रीडम मिले, उन्हें आसानी मिले, ज़्यादा टैक्स ना भरने पड़े, मार्केट जो है वो सबके लिए ओपन हो. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद भी लिबरलिज्म का एक अलग मतलब निकल के आया. तो जो फ्रेंच पीपल थे उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब था एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड द प्रिविलेजेस ऑफ नोबिलिटी. मतलब वो चाहते थे कि ये जो मोनार्कियल सिस्टम है इसको हटा दिया जाए बस, और ये जो नोबिलिटी का, क्लर्जीज का, थर्ड एस्टेट का डिवीजन है इसको भी हटा दें. मतलब इन ऑल सब लोग अपने लिए इक्वलिटी चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे. नाउ वी हैव टू क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक दैट आर द 1 marker question. First of the question is from the CBSE 2019 paper. The question says interpret the concept of liberalization in the field of economic sphere. आपको liberalization का मतलब बताना है economic sphere में. तो economic sphere में liberalization का मतलब क्या हुआ? Freedom of market and the abolition of state restrictions. You can write it in your own language also, quite easy.
second question is for 1 mark and it is from CBSE Foreign 2016 paper. The question asks you what was the meaning of liberalism in the early 19th century. अब यहाँ पे आपको ये नहीं दिया कि आपको किस स्पेयर में लिबरलिज्म का मतलब बताना है, तो आप कोई भी 2 स्पेयर मेंशन कर सकते हैं. जैसे आप बता सकते हैं कि सोशल स्पेयर में लिबरलिज्म का मतलब क्या था और पॉलिटिकल स्पेयर में क्या था, या आप बता सकते हैं सोशल स्पेयर में क्या था, इकोनॉमिकल स्पेयर में क्या था. जो मेन आइडिया आपको मिलेगा वो वही है कि सबके लिए फ्रीडम और सबके लिए इक्वलिटी. तो द नेक्स्ट और यू कैन से कि एक चीज़ और है इसमें लिबरलाइजेशन में कि लिबरलाइजेशन के इतने स्प्रेड के बाद लोगों में इतने धीरे धीरे डेवलपमेंट जो आ रहे थे, उसके बाद भी यूनिवर्सल राइट टू वोट नहीं था हमारे पास. जो विमेन थी सोसाइटी की, उनको अभी भी एक माइनर ट्रीट किया जाता था, उनको राइट टू वोट नहीं दिया गया. आपको भी पता है कि वुमेन्स को राइट टू वोट बहुत देरी से मिला था. प्रॉपर्टी ओनिंग मेन जो थे सिर्फ उन्हीं को वोटिंग राइट्स थे. मेन में भी सबको वोटिंग राइट नहीं थे, जो जिनके पास प्रॉपर्टीज थी सिर्फ उनको वोटिंग राइट्स थे. यस, तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द जर्नी फ्रॉम हैम्बर्ग टू नरम्बर्ग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू वेयर आर दीज 2 states or like areas. It's Hamburg, here it's Nuremberg. So we look upon to the different situation a person come over. जब लोग हैम्बर्ग से नरम्बर्ग में ट्रैवल करते थे तो उन्हें क्या क्या सिचुएशंस देखने को मिलती थी. इकोनॉमिक स्पेयर में पर्टिकुलरली हम बात करेंगे. तो सबसे पहले बात करें तो नेपोलियन जो था हमारा, उसने जर्मनी को 39 स्टेट्स में डिवाइड कर रखा था. 39 कॉन्फेडरेशंस बना रखे थे स्टेट्स के, जर्मनी के पूरे के. हर स्टेट की अपनी एक करेंसी थी, हर एक स्टेट की अपना एक वेट मेजर्स था. मतलब जैसे हमारे पास वेट मेजर्स होते हैं किलोग्राम, ग्राम, पाउंड्स, इस तरह से डिफरेंट मेजर्स थे हर एक स्टेट के. सबकी अलग अलग करेंसी. जैसे हमारे पास करेंसीज होती हैं लाइक रुपीज़ एंड देन आर डॉलर एंड यूरो, ऑल दिस. तो ये सारी डिफरेंट करेंसीज थी. ये नहीं थी मतलब अलग अलग करेंसीज थी सारे स्टेट्स की. अब अगर एक इंसान को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल करना है तो बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी. जैसे अगर हम अपने देश से किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हमें अपनी करेंसी को उस देश की करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो इस तरह की कैलकुलेशंस इंसान को करनी पड़ती थी, वो भी फ्रॉम जस्ट वन स्टेट टू वन अदर. इसी तरह से अगर कोई हैम्बर्ग से नरम्बर्ग जाए, एज आई शोड यू, हैम्बर्ग से अगर कोई नरम्बर्ग जाए तो उसको 11 बैरियर्स क्रॉस करने पड़ते थे और हर एक बैरियर पे टैक्स पे करना पड़ता था. राइट. अब ये जो थी ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी. हमारे कमर्शियल डेवलपमेंट में एक तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी इस सिस्टम की वजह से पूरी. तो इसीलिए जो हमारा प्रूशिया था, एक कंट्री का नाम है, जिसके इनिशिएटिव पे 1834 में एक कस्टम यूनियन इस्टेब्लिश करा गया जिसका नाम था ज़ोलेवेरेन. अभी कस्टम यूनियन क्या होता है? कस्टम यूनियन कह सकते हैं एक तरीके का ग्रुप, एक तरीके का यूनियन जो कि डिफरेंट स्टेट्स से बना है. अब उसमें कंडीशन क्या है कि जो स्टेट्स हैं उनका एक एग्रीमेंट है कि वो ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर देंगे. मतलब अगर कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो उसे कोई बैरियर क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. इस तरह के बैरियर्स जो हैं वो हटा दिए जाएंगे. तो ऐसा ही एक यूनियन फॉर्म किया गया, ऐसा एक कस्टम यूनियन फॉर्म किया गया जिसका नाम था ज़ोलेवेरेन इन 1834. अब ज़ोलेवेरेन ने किया क्या? इट एबॉलिश द ट्रेड बैरियर्स एंड इट रिड्यूस नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2. मतलब जो करेंसीज 39 हुआ करती थी वो सिर्फ अब 2 रह गई. किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ द ज़ोलेवेरेन. इसके साथ साथ ही हमारा जो यूरोप है वहाँ पे रेलवेज का नेटवर्क जो है वो भी इम्प्रूव हुआ, जिससे हमारी इकोनॉमिक फंक्शनिंग जो है वो और ज़्यादा बेटर हो गई. नाउ 2 questions as you can see on the screen. The first question says name the custom union formed at the initiative of Prussia in 1834. Very recent question, very easy question. आगे से CBSE 2020. You know the custom उस custom union का name क्या था? Simple, ज़ोलेवेरेन. Now one more question is there. What was ज़ोलेवेरेन and what were its wider implications? अब ज़ोलेवेरेन था क्या? ज़ोलेवेरेन था एक custom union formed at the initiative of Prussia to boost up the economic development in यूरोप. अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या थे, मतलब ज़ोलेवेरेन के आने से हुआ क्या क्या. तो 1 mark you will get for what was ज़ोलेवेरेन and 2 marks you will get for wider implications. So its wider implications were it abolished the trade barriers and it reduced the number of currencies. Right? Let's move on. The next topic that we are going to study is the conservatism. अब conservatism क्या है? conservatism एक philosophy है जो old traditions में believe करती है और
जो किसी भी जगह पे रैपिड चेंज, जल्दी जल्दी होने वाले चेंजेस के ऊपर प्रेफर करती है ग्रेजुअल चेंजेस को, धीरे धीरे होने वाले चेंजेस को। नेपोलियन की डिफीट के बाद in 1815, you know, the Battle of Waterloo, where Napoleon was defeated, that this conservatism emerged out in whole Europe. एक conservatism regime पूरे यूरोप में डेवलप हुई, मतलब एक conservatism लोगों का ग्रुप डेवलप हुआ पूरे यूरोप में। अब उनके बिलीव्स क्या कहते हैं, वो मानते थे कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि चर्च, मोनार्कीज, सोशल हायरार्कीज, इन सबको हमें प्रिजर्व करना है, मतलब ये सब चीज़ें जो है हमें बचा के रखनी है, क्योंकि ये हमारी क्या है, एक तरीके से धरोहर है, ठीक है, हमारी विरासत में है, हमें ये मिली है, तो हमें इनको बिलीव, इनको बचा के रखना है, इनको प्रिजर्व करना है। अब जो कंजर्वेटिज्म लोग थे, उनके जो बिलीव्स थे वो बहुत मिक्स्ड थे, मतलब एक तरफ तो वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को भी प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन उनका ये भी मानना था कि एक मॉडर्न आर्मी, ब्यूरोक्रेसी, मॉडर्न आर्मी, यू नो द आर्मी सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी, you all know we have a system of bureaucratic system in our country, just like the DM, SDM and such sort of system, the प्रशासनिक system जो होता है हमारे यहाँ का, that is called as the bureaucratic system, dynamic economy, एक बढ़ती हुई economy and abolition of feudalism and slavery, और feudalism और slavery का abolition, ये सब चीज़ें जो हैं इनको हमें डेवलप करना है, क्योंकि इनसे हमारी मोनार्की जो है वो स्ट्रेंथन होगी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इसके साथ साथ कंजर्वेटिव लोगों का ये भी मानना था कि जो नेपोलियन ने चेंजेस करे हैं हमारे पूरे यूरोप में, उनसे क्या है, हमारी मोनार्की जो है वो और स्ट्रॉन्ग हुई। यू नो नेपोलियन वॉज अ डिक्टेटर, तो उसने जो चेंजेस करे हैं उसने मोनार्कीज को स्ट्रेंथन किया है। अब उन्होंने उन चेंजेस को तो एक्सेप्ट कर लिया, जैसे जो नेपोलियन कोड के चेंजेस थे उनको तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब नेपोलियन जो है वो फ्रांस का डिक्टेटर था, तो कोई भी डिक्टेटर होगा, कोई भी रूलर होगा, तो वो अपने एरिया को एक्सपेंड करना चाहेगा, टेरिटोरियल एक्सपेंशन चाहेगा। तो जो कंजर्वेटिव लोग थे, उन्होंने इस एक्सपेंशन को एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है। नाउ इट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, दैट इज फॉर 3 marks, asked in CBSE 2011. Question says that enumerate any 3 features of the conservatism regime, like, तो 3 features, you can also write the 3 beliefs और what are the conservative लोगों की जो सोच थी वो क्या थी, तो वो सब आपको लिखना है इस क्वेश्चन में। तो these 3 points you can mention, or you can also write the what is conservatism, like this philosophy and all this you can mention in the question answer for 3 marks. Now the next topic is the Vienna Congress. 1815 में जिन पावर्स ने, जिन रूलिंग एरियाज ने नेपोलियन को हराया था, जो कि ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, इन सबों ने एक मीटिंग करी, ये सब मिले वियना में। अब वियना क्या है, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, ठीक है। जो वियना कांग्रेस थी उसको होस्ट करा गया ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच द्वारा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कांग्रेस इज नॉट लाइक द पार्टी दैट वी हैड, कांग्रेस मीन्स द कॉन्फ्रेंस। दिस कॉन्फ्रेंस ऑफ द पावर्स दैट आर ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, इनकी जो कॉन्फ्रेंस थी उसको होस्ट करा ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने। प्लीज़ नोट, रिमेंबर दिस नेम, यू आर गोना हियर दिस नेम अगेन एंड अगेन इन द चैप्टर, ओके। ड्यूक मेटरनिच, दे ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। अब इनकी जो कॉन्फ्रेंस थी उससे निकल के आई ट्रीटी ऑफ वियना। अब इस ट्रीटी ऑफ वियना का मेन मोटिव क्या था, टू अनडू द थिंग्स डन बाय नेपोलियन, मतलब नेपोलियन के द्वारा जो कुछ चीज़ें करी गई हैं उनको हटाना है, हमें उनको चेंज करना है। दिस इज द सीन ऑफ द कॉन्फ्रेंस और द वियना कांग्रेस, यू कैन लुक एट इट, यस। तो व्हाट वर द, अब जो ट्रीटी ऑफ वियना थी उसमें क्या था, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हैं। ट्रीटी ऑफ वियना कहती क्या है, ट्रीटी ऑफ वियना कहती है कि जो बर्बन डायनेस्टी है उसे हमें रिस्टोर करना है। जो आपने पढ़ा है लुइस 16 वाली जो डायनेस्टी थी उसको हमें रिस्टोर करना है, मोनार्कियल सिस्टम थी वो, तो उसको वापस लेके आना है। फ्रांस ने जो अपना एक्सपेंशन करा है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, उसको हम ख़त्म कर देंगे, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिल्कुल। अब आप सीधे सीधे समझ पा रहे हैं कि जो ट्रीटी ऑफ वियना के जो हमारे पावर्स थे वो कंजर्वेटिव थिंकिंग के थे, राइट। अब जो डिफरेंट स्टेट, तो अब फ्रांस का जो एक्सपेंशन था उसको रोकने के लिए किया क्या गया, हमने बहुत सारे स्टेट्स ले लिए और उनको फ्रांस की बाउंड्री पे एस्टैब्लिश कर दिया, जिससे फ्यूचर में अगर नेपोलियन जैसा कोई डिक्टेटर आ जाए तो वो फ्रांस को और ज़्यादा एक्सपेंड ना कर सके, उसका एक्सपेंशन ना कर सके। जैसे हमने नीदरलैंड को सेटअप कर दिया नॉर्थ में, प्रूशिया को हमने वेस्टर्न कंट्रोल दे दिया, जेनोवा को हमने साउदर्न कंट्रोल दे दिया, इस तरह के चेंजेस हमने किए। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो जर्मन कन्फेडरेशन था 39 स्टेट्स का, आई टोल्ड यू दैट
हैम्बर्ग नरम्बर्ग वाला कन्फेडरेशन, उसको हमने बिल्कुल चेंज नहीं किया, वो जैसा था वैसे ही रहने दिया उसको। मेन इंटेंशन इन लोगों का क्या था कि जो मोनार्कीज हैं उनको रिस्टोर करना है, उनको और स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। ओके, सो दिस इज अ 5 मार्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिज्म से आप क्या समझते हैं? डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स एंड द डिसीजंस ऑफ द कांग्रेस ऑफ वियना। तो कंजर्वेटिज्म से आप क्या समझते हैं? कंजर्वेटिज्म एक फिलोसफी जो ओल्ड ट्रेडिशंस में बिलीव करती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस ऑफ वियना टू अंडू द थिंग्स डन बाय नेपोलियन, एंड द डिसीजंस ऑफ द कांग्रेस ऑफ वियना, ऑल दीज आर द decisions of the Vienna Congress. These you have to mention in the answer. So this is the last topic now for today, the revolutionaries. अब उस टाइम पे एक revolutionary बनना मतलब सीधे सीधे वियना कांग्रेस से हाथ मोल लेना एक तरीके से, या उनको अपोज करना। ऐसा एक रेवोल्यूशनरी हमारे पास था, इटालियन रेवोल्यूशनरी, जिनका नाम था गिउसेप्पे मज़ीनी। Here you can see the picture of Giuseppe Mazzini. He was born in Genoa in 1807. What did he do? He founded 2 secret societies. One was named as Young Italy in Marseille, you know Marseille is in France, and Young Europe in Bern. अब ये जो गिउसेप मजीनी थे ये क्या मानते थे? ये मानते थे कि जो नेशंस हैं दे आर द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। मतलब इनको डिवाइड करना सही नहीं है। लोग मतलब जो भगवान है उन्होंने नेचर को बनाया है, नेशंस को बनाया है, तो इनको इस तरह डिवाइड करना, लोगों पे रूल करना इतने क्रूअल तरीके से, ये सब सही नहीं है। अब मैंने आपको बोला था ड्यूक मेटरनिच का नाम ध्यान रखने को, तो जो ड्यूक मेटरनिच थे उन्होंने गिउसेप मजीनी को मतलब एक तरीके से उनको नाम दिया था कि ही इज़ द डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर। जो ड्यूक मेटरनिच थे वो क्या थे? हमारे कंजर्वेटिज्म राइम के थे। उनका मानना था कि जो गिउसेप मजीनी है ये जो हमारा सोशल ऑर्डर है, ये जो हमारा सोसाइटी है, उसके बहुत बड़े एनिमी है, मोस्ट डेंजरस एनिमी। Okay, I hope you understand all this. Thank you so much for watching. We'll coming up with the third part soon. Stay tuned. Thank you so much.